हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज, कौन से चैप्टर की? रे ऑप्टिक्स की। तो आपको पता है रे ऑप्टिक्स क्लास 12th फिजिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, सबको पता है। बहुत ज्यादा नंबर का इसमें से आने के चांसेस रहते हैं। और इस बार तो आपको पता है टर्म 2 है आपकी, तो टर्म 2 में तो इसकी वेटेज और बढ़ जाती है। तो टर्म 2 के हिसाब से रे ऑप्टिक्स का जो चैप्टर है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है ना। तो रे ऑप्टिक्स की थ्योरी मैंने कवर कर दी है और यहां मैं कवर करने जा रहा हूं एनसीईआरटी एक्सरसाइज। तो अगर आपको बोर्ड में फुल आउट ऑफ फुल लेने हैं तो उसके लिए आपको एनसीईआरटी एक्सरसाइज अच्छे से करनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो नीट हो चाहे वो जेई हो, तो उसके लिए भी एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्व करनी जरूरी है ताकि आपके कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बिना समय गवाए। क्योंकि आपको पता है कोविड की वजह से सिलेबस 30% रिड्यूस हुआ था और टर्म 2 में रे ऑप्टिक्स में इस बार रिफ्लेक्शन वाला टॉपिक इंक्लूड नहीं किया गया है। तो इसलिए मैं एक्सरसाइज में फिलहाल जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, रिफ्लेक्शन वाले क्वेश्चंस नहीं उठाऊंगा, मैं रिफ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस उठाने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन आपका फिलहाल आउट ऑफ सिलेबस है सेकंड टर्म में। थर्ड क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं बेटा एनसीईआरटी के। थर्ड क्वेश्चन की स्टेटमेंट आप लोगों के सामने है, बोर्ड पे लिखी हुई है, आप लोग देख सकते हो। आप चाहो तो खुद भी इसको लिख सकते हो अपनी कॉपी में, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो स्टेटमेंट क्या है बच्चों, आपसे क्या कहा गया है इस क्वेश्चन में? अगर आप ध्यान से देखो तो आपको कहा है कि ए टैंक इज फिल्ड विद वाटर टू ए हाइट ऑफ 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इन्होंने कहा है कि आपके पास एक टैंक है। सपोज बेटा ये मैंने एक टैंक ले लिया, ठीक है, एक पानी का टैंक है, ठीक है, इसको पानी से भर दिया है कितनी हाइट तक? 12.5 सेंटीमीटर की हाइट तक। तो इस टैंक को मैंने कितनी हाइट तक भर दिया पानी से भाई? 12.5 सेंटीमीटर की हाइट तक मैंने इसको भर दिया पानी से। क्लियर है यहां तक सबको? नाउ द एपरेंट डेप्थ ऑफ ए निडल lying at the bottom of the tank is measured by a microscope and it is 9.4 सेंटीमीटर। अब हुआ क्या बच्चों, सपोज ये जो हमारा टैंक है, हमने इस टैंक के बेस पे यहाँ एक निडल रखी हुई थी। क्या रखी हुई थी? ये एक निडल, ये रेड कलर की जो आपको नजर आ रही है, दिस इज ए निडल। और इस निडल को हम ऑब्जर्व करते हैं बाहर एक इसके माइक्रोस्कोप के थ्रू। तो बाहर यहाँ पे हमने एक सपोज माइक्रोस्कोप लगाया हुआ है ये, ठीक है, ये एक माइक्रोस्कोप है जिससे हम इस निडल की पोजीशन को देख रहे हैं। तो जब हम इस माइक्रोस्कोप से इसको ऑब्जर्व करते हैं तो हमें जो इसकी पोजीशन नजर आती है निडल की, जो क्योंकि आपको पता है रिफ्रैक्शन की वजह से एक्चुअल डेप्थ तो हमें नजर आती नहीं, ऑब्जेक्ट आपको थोड़ा ऊपर नजर आता है। तो ये जो चीज है जब आप माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व कर रहे हो थोड़ा ऊपर आपको नजर आ रही है यहाँ पे। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये उसकी इमेज है इस केस में। तो कितनी डेप्थ में हमें ये नजर आ रही है वो भी हमें दिया है, ठीक है ना। कितनी डेप्थ पे नजर आ रही है बेटा? 9.4 सेंटीमीटर। यानी कि यहां से लेके यहां तक की जो ये डिस्टेंस है, जो एपरेंट डेप्थ है इसकी, वो 9.4 सेंटीमीटर है। क्लियर है यहां तक सबको? अब आपसे क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो फर्स्ट जो इसमें क्वेश्चन पूछा है आपसे पूछा है कि भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालिए वाटर का कितना है। और क्या क्वेश्चन पूछा है इसमें? दो क्वेश्चन पूछे हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि अगर हम वाटर को रिप्लेस कर दें बाय ए लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.63 अप टू द सेम हाइट, देन बाय व्हाट डिस्टेंस वुड द माइक्रोस्कोप हैव टू बी मूव्ड टू फोकस ऑन द निडल अगेन। ठीक है, सेकंड पार्ट में क्या पूछा है कि अगर हम सेम कंटेनर में, अभी तो इस कंटेनर में क्या है बेटा? वाटर। सेम कंटेनर में कोई नया लिक्विड भर दूं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.63 हो, तब आपको अपना माइक्रोस्कोप कितनी हाइट पे, मतलब कितना आपको माइक्रोस्कोप दोबारा से एडजस्ट करना पड़ेगा इमेज देखने के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, बहुत ही ईजी है। आपको वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, ठीक है। अब यहां पे आप देख सकते हो जो एक्चुअल डेप्थ है बेटा, एक्चुअल डेप्थ उसको मैं मान लेता हूं h1। एक्चुअल डेप्थ आपकी है 12.5 सेंटीमीटर। और जो एपरेंट डेप्थ है रिफ्रैक्शन की वजह से नजर आ रही है, एपरेंट डेप्थ, एपरेंट डेप्थ को बेटा मैं मान लेता हूं h2। और सपोज ये कितनी है? ये है हमारी एपरेंट डेप्थ आपकी है बेटा, सपोज
ये 9.4 सेंटीमीटर, ठीक है। एपरेंट डेप्थ को मैंने क्या मान लिया, ये कितनी दी है हमें, 9.4। अब हमें निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का। अब वाटर से लाइट कहाँ जा रही है, बाहर एयर में जा रही है माइक्रोस्कोप तक। अब आपने फॉर्मूला, अगर आपको याद हो, आपने ऑप्टिक्स में फॉर्मूला पढ़ा है, जो इस टाइम पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा इस मीडियम का, वो किसके इक्वल होता है, रेशो ऑफ रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ। तो यहां हमें क्या करना है, रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ की रेशो निकाल लेनी है। तो क्या आएगा, रियल डेप्थ कितनी है भाई, 12.5 सेंटीमीटर, और एपरेंट डेप्थ कितनी है, 9.4 सेंटीमीटर। अच्छा, दोनों को सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे तो आएगा 1.33। तो दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। ठीक है जी, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने निकाल लिया, हमारा जो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना आ गया, 1.33 आ गया। चलिए अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की इसी क्वेश्चन का। तो इसी क्वेश्चन का जो केस 2 है, सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में आपसे कहा गया है कि भैया टैंक तो वही है, टैंक तो वही है, लेकिन लिक्विड चेंज कर दिया। इस बार आपने यहां जो लिक्विड भर दिया उतनी ही हाइट तक, कितनी हाइट तक भरा है लिक्विड, 12.5 सेंटीमीटर। तो एक्चुअल हाइट जो है, रियल हाइट है, वो तो उतनी ही है, डेप्थ जो है 12.5 सेंटीमीटर। लेकिन इस बार जो लिक्विड है वो कोई और है, एक ऐसा लिक्विड आपने यूज किया है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.63, ठीक है। और सेम निडल है आपकी, ये आपकी रखी है निडल यहां पे, ठीक है, सेम, ओके, ये स्लाइड गलती से चेंज हो गई, चलिए वापस आते हैं। और सेम आपकी बेटा यहाँ पे निडल है ये, ठीक है ना, सेम निडल है जो ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। तो अब आपको बताना है कि आपको अपना जो बाहर आपने माइक्रोस्कोप लगाया हुआ था उसको कितनी हाइट तक आपको मूव करवाना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन है। तो अब मान लिया इस केस में जब आप माइक्रोस्कोप से देखते हो तो इमेज जो है सपोज वो यहां बनती है, तो आपको पहले तो जो है एपरेंट डेप्थ निकालनी पड़ेगी बेटा, ठीक है। पहले कहाँ ठीक है, तो अभी हम पहले क्या करेंगे कि जब हम माइक्रोस्कोप से इसको देख रहे हैं, सपोज दिस इज अवर माइक्रोस्कोप, और माइक्रोस्कोप से आप देख रहे हो तो आपको यहां से निडल यहां की बजाय यहां नजर आ रही है, तो आपकी जो एपरेंट डेप्थ हुई वो इतनी हुई। अब हमें नहीं पता ये एपरेंट डेप्थ कितनी है, इसको मैं वाई मान लेता हूं, क्या मान लेता हूं, वाई। अब फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, हमें फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि म्यू किसके इक्वल होएगा, एक्चुअल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ, ठीक है। तो यानी कि यहां से एपरेंट डेप्थ किसके इक्वल आ जाएगी, एक्चुअल डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब एक्चुअल डेप्थ है 12.5 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना था, 1.63। इसको सॉल्व कर लो। तो बेटा जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो आंसर हमारा आ जाता है 7.67 सेंटीमीटर। कितना आ जाता है, 7.67 सेंटीमीटर। तो यानी कि बच्चे जो हमारी जो एपरेंट डेप्थ है इस लिक्विड के केस में वो कितनी आएगी, 7.67 सेंटीमीटर। लेकिन ये तो आंसर नहीं ना, हमें क्या बताना है कि हमें अपना माइक्रोस्कोप की तरह शिफ्ट करना पड़ा। अब उसको ध्यान से समझो, ये आपका टैंक था, जब आपने अंदर पानी भरा था तब आपकी जो इमेज बन रही थी, है ना, तब आपकी जो इमेज बन रही थी वो कितना नीचे बन रही थी, 9.4 सेंटीमीटर, ठीक है। तब आपकी इमेज बन रही थी, जैसे मान लो यहां तक आपने पानी भरा था तो आपकी जो इमेज बन रही थी वो कितना नीचे बन रही थी, 9.4 सेंटीमीटर। लेकिन जब आपने ये 1.63 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला लिक्विड भर दिया, अब आपकी जो इमेज बन रही है वो कितना नीचे बन रही है, वो बन रही है 7.67 सेंटीमीटर नीचे। तो अब आप माइक्रोस्कोप से देख रहे थे पूरा सीन, पहले आपको माइक्रोस्कोप इस तरह से फोकस करना पड़ रहा था, ठीक है ना, माइक्रोस्कोप इस तरह से फोकस करना पड़ रहा था कि यहां पे आप देख पाओ चीज को। लेकिन अब आपने लिक्विड चेंज कर दिया तो आपको माइक्रोस्कोप की फोकस किस तरह से चेंज करना पड़ेगा, आपको कितना मूव करना पड़ेगा माइक्रोस्कोप का फोकस के माइक्रोस्कोप इमेज इतनी ऊपर बनाए। तो दैट मीन्स कितनी डिस्टेंस से आपको माइक्रोस्कोप मूव करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो इजी है, सो डायग्राम से क्लियर है, डिस्टेंस up to which microscope have to move,
माइक्रोस्कोप हैव टू मूव, तो कितनी डिस्टेंस तक माइक्रोस्कोप को मूव करना पड़ेगा बेटा, जितनी पहले केस में आ रही थी एपरेंट डेप्थ 9.4, उसमें से जो अब आ रही है एपरेंट डेप्थ 7.67, वो माइनस कर लो, उतना ही ऊपर जाओगे आप, देखो ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा आपका 1.73 सेंटीमीटर। कितना आएगा आंसर? 1.73 सेंटीमीटर। तो दिस इज द आंसर ऑफ सेकंड क्वेश्चन। तो क्लियर है? तो ये था हमारा एनसीईआरटी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने सॉल्व कर लिया। क्लियर है सबको? अब चलते हैं बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टेटमेंट कुछ ऐसे है आपके सामने। फोर्थ क्वेश्चन आपसे क्या कहा गया है कि फिगर ए एंड बी शो रिफ्रैक्शन ऑफ ए रे इन एयर इंसिडेंट एट 60 डिग्री विद नॉर्मल टू ए ग्लास एयर एंड वाटर एयर इंटरफेस रिस्पेक्टिवली। तो यहां अभी आपको इन्होंने बात की है दो डायग्राम्स की। आप देख सकते हो देयर आर टू डायग्राम्स, ठीक है। यहां आपको दो डायग्राम दिए गए हैं, ये है फिगर ए, ये है फिगर बी। फिगर ए को बच्चे अगर आप ध्यान से देखते हो तो फिगर ए में लाइट इंसिडेंट हो रही है एयर ग्लास इंटरफेस में, मतलब नीचे देखो ये एयर है और उसके बाद यहां पे ये ग्लास है। लाइट हमारी एयर से कहां जा रही है? ग्लास में। और एंगल ऑफ इंसिडेंस इस केस में कितना बन रहा है? 60 डिग्री। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना बन रहा है? 35 डिग्री, ठीक है। दूसरे केस में क्या हो रहा है? दूसरे केस में लाइट एयर से कहां जा रही है? वाटर में। देखो सिंपल है, पहले केस में लाइट एयर से ग्लास में जा रही है, दूसरे केस में लाइट एयर से वाटर में जा रही है। और इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? 60 डिग्री। और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना बन रहा है वाटर के केस में? 47 डिग्री। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है प्रिडिक्ट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन ग्लास व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन वाटर इज 45 डिग्री। तो अब थर्ड केस में आपको बताना है कि अगर लाइट वाटर से, कहां से बेटा? वाटर से कहां जाए? ग्लास में जाए। तो अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री है तो यहां पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा, ये आपको निकालना है बेटा। क्लियर है जी? समझ में आ गया क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? ठीक है, किस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हो? हाँ भाई, तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सॉल्यूशन तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इसमें मैथमेटिकल वैल्यूज का यूज होगा और साइंटिफिक कैलकुलेटर हमें यूज करना पड़ेगा। तो देखो, अगर आप ध्यान से देखो सॉल्यूशन में क्या होगा इसके बेटा। फर्स्ट केस लेके चलते हैं, केस ए। केस ए में लाइट जा रही है कहां? एयर से ग्लास में, है ना। तो अब अगर मैं यहां क्या लगाऊं? स्नेल्स लॉ, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, है ना। यहां पे क्या लगा दूं बेटा? अगर मैं स्नेल्स लॉ लगा दूं तो स्नेल्स लॉ क्या बोलते हैं? लाइट जा रही है एयर से ग्लास में, ए म्यू जी इज इक्वल टू साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो कितना है? 60 डिग्री, जो बाद में पुट कर देंगे हम, बटे साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करोगे तो ये बनेगा ए म्यू जी का मतलब है म्यू जी अपॉन म्यू ए, ठीक है। तो म्यू जी अपॉन म्यू ए तो म्यू जी अपॉन म्यू ए आपका बेटा क्या आ गया? देखो ये बनेगा साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस। साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस मींस 60 डिग्री अपॉन साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है इस केस में? 35 डिग्री। इसको बस सॉल्व कर लो। तो म्यू जी अपॉन म्यू ए, एयर का रिफरेंस कितना होता है बच्चों? 1। सबको पता है ना एयर का रिफरेंस कितना होता है? 1। ये तो अंडरस्टूड है, तो यहाँ 1 आ गया। इक्वल टू, अब इनकी वैल्यू रख दो, साइन 60 की वैल्यू रख दो और साइन 35 की वैल्यू रख दो। तो बेटा जब आप साइन 60 की वैल्यू रखोगे तो आपको पता है साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। और कैलसी से, कैलकुलेटर से जब आप √3 की वैल्यू रख के सारा कुछ सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा, साइन 60 की वैल्यू आपकी बनेगी 0.8660 डिवाइडेड बाय। अब साइन 35 कैसे निकालने भाई? तो साइन 35 कैसे निकालोगे आप? सिंपल है, आप साइंटिफिक कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो एग्जाम में आपको क्वेश्चन के अंदर ही साइन 35 की वैल्यू भी गिवन होगी। आपको गिवन होगा कि यूज साइन 35 इज इक्वल टू दिस। तो अगर आप साइंटिफिक कैलकुलेटर से साइन 35 की वैल्यू निकालते हो बेटा तो वो आती है 0.5736, ठीक है। तो ये वैल्यू यहां रख देंगे तो बनेगा 0.5736। तो यहां से इसको सॉल्व कर लेंगे
और सॉल्व करके आपके पास आंसर आएगा 1.51। कितना? 1.51। यानी कि केस ए में बेटा, ठीक है ना, तो केस ए में जब हमने सॉल्व किया, स्नेल्स लॉ लगाया, तो हमारे पास ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें मिल गया जो है 1.51। ठीक है जी, कितना है? 1.51। अब हम बात करेंगे केस बी की। केस बी में अगर आप ध्यान से देखो तो लाइट कहां जा रही है भाई? एयर से वाटर में, है ना। लाइट कहां जा रही है? एयर से वाटर में जा रही है। तो लाइट एयर से वाटर में जा रही है, तो अब आप लिखोगे ए म्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है हमारा 60 डिग्री अपॉन साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो कितना है? देखो 47 डिग्री। तो यहां आ जाएगा 47। इनकी वैल्यूज रख देंगे यहाँ पे। अब साइन 60 की वैल्यू फिर से रखेंगे तो 0.8660 0.8660 अपॉन साइन 47 की वैल्यू रखेंगे बेटा तो आएगी 0.7314 0.73144। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे। ए म्यू डब्ल्यू का मतलब है म्यू डब्ल्यू अपॉन म्यू ए इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करके आपके पास आने वाला है 1.184 ये आने वाला है बेटा। ठीक है, तो यानी कि यहां से आपके पास ये बन गया 1.184। अब एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है बेटा? 1। तो यानी कि वाटर का इंडेक्स यहां से आ गया 1.184। तो आपने वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लिया और ग्लास का भी निकाल लिया। तो बस अब ये वाली वैल्यूज वाटर और ग्लास के इंडेक्स की आप केस 3 में लगा दोगे। तो अब हम केस 3 में स्नेल्स लॉ लगाते हैं बेटा। केस 3 में अगर आप ध्यान से देखो, ये देखो केस 3 में लाइट जा रही है वाटर से ग्लास में और एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री है। तो लाइट जा रही है वाटर से ग्लास में और एंगल ऑफ इंसिडेंस है 45 डिग्री और हमें निकालना है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो वैल्यूज रख दो इनकी। तो देखो क्या आएगी यहां से, इसको बस अब हमें जो है कैटेगराइज करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व कर कर आके हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब हमें पता है म्यू डब्ल्यू म्यू जी का मतलब क्या होगा? म्यू जी अपॉन म्यू डब्ल्यू, यही होगा म्यू जी अपॉन म्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 साइन आर। ठीक है, अब म्यू जी और म्यू डब्ल्यू की वैल्यू भी रख लो तो ये बनेगा 1.51 अपॉन 1.184 इज इक्वल टू 1/√2 अपॉन साइन आर। तो यहां से हम साइन आर निकाल लेंगे भाई। साइन आर निकाल लो तो आपके पास सारा कुछ ये बनेगा साइन आर इज इक्वल टू, ये बनेगा 1/√2 इंटू साइन आर इधर चला जाएगा, ये टर्म्स इधर आ जाएंगी, ये बनेगा 1.184 अपॉन नीचे आएगा 1.51। तो इसको सारे को सॉल्व करोगे जब बेटा आप, तो आपके पास साइन आर इक्वल आ जाएगा 0.5546। तो ये तो साइन आर आया ना, तो आर क्या आएगा? साइन उधर जाएगा तो क्या बनेगा? साइन इनवर्स। क्या बनेगा? साइन इनवर्स। अब ये भी आप साइंटिफिक कैलकुलेटर से निकालोगे तो आर की वैल्यू आपकी कैलकुलेट करके आ जाएगी 38.68 डिग्री। तो ये आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आ जाएगा। तो दिस इज द आंसर जो आपको कैलकुलेट करना था। अब इस तरह के क्वेश्चन जो है ना बेटा बोर्ड में आने के चांस कम होते हैं, और अगर ये क्वेश्चंस बोर्ड में आ भी गए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर ये क्वेश्चंस बोर्ड में आ गए तो आपको इन सभी वैल्यूज, ये सभी वैल्यूज जो है ना वो गिवन होंगी। आपको गिवन होगा कि साइन इनवर्स 0.5 क्या होता है, आपको गिवन होगा साइन 47 की वैल्यू, आपको गिवन होगी साइन 35 की वैल्यू। तो इस तरह से आपको ये सभी वैल्यूज ऑलरेडी न्यूमेरिकल में गिवन होंगी ताकि आप उनको इजिली यूज कर सको। ठीक है जी, तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 क्या है ध्यान से देखेंगे। क्या है कि ए स्मॉल बल्ब इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ ए टैंक कंटेनिंग वाटर टू ए डेप्थ ऑफ 80 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहां तक का डायग्राम बना लेते हैं पहले। तो आपसे क्या कहा गया है कि एक टैंक दिया है बेटा आपको, ये मैंने एक टैंक ले लिया। तो भाई ये हमने ले लिया एक टैंक।
इस टैंक के बिल्कुल नीचे बॉटम में 80 सेंटीमीटर की डेप्थ पे एक बल्ब रखा है, तो बल्ब रख देते हैं जी यहाँ पे। तो ये रख दिया हमने यहाँ एक बल्ब, ठीक है। तो ये बल्ब रखा है बिल्कुल इसके बॉटम में, ठीक है जी। बल्ब रख दिया हमने। उसके बाद इन्होंने क्या कहा है, कितनी डेप्थ है इसकी, 80 सेंटीमीटर यहां से यहां। फिर उन्होंने कहा व्हाट इज द एरिया ऑफ सरफेस ऑफ वाटर थ्रू विच लाइट फ्रॉम द बल्ब कैन इमर्ज आउट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33। जो वाटर है उसका इंडेक्स हमें गिवन है 1.33 है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है कि इस बल्ब की जो लाइट है ना कितने एरिया को कवर करेगी वाटर के सरफेस पे, ठीक है, समझ रहे हो। अब इसको कैसे सॉल्व करें, बहुत आसान है बेटा। इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाला कंसेप्ट होगा। देखो मैं आपको समझाता हूं, अलग डायग्राम बना के समझाता हूं। सपोज ये आपका टैंक है, ठीक है, ये आपका टैंक है, यहां तक पानी भरा हुआ है टैंक में, और ये आपका यहां पे रखा है बल्ब। ये आपका क्या रखा है, बल्ब। और बल्ब से क्या आ रही है, लाइट आ रही है, बल्ब से आ रही है लाइट। अब आप देखो बल्ब से तो रेंडमली हर डायरेक्शन में लाइट आएगी। सपोज बल्ब से एक लाइट आती है जो सीधा जाती है, सीधा, तो जो सीधा जाएगी वो तो बिना रिफ्लेक्शन के एज इट इज बाहर, तो ये दिखेगी आपको। फिर एक लाइट आती है ऐसे, अब लाइट जा रही है वाटर से एयर में, मतलब डेंसर टू रेयरर, है ना। तो लाइट नॉर्मल से अवे बेंट होगी इस तरह से, तो लाइट ये भी बाहर जा रही है। ऐसे ही आप एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते जा रहे हो, तो ये लाइट भी, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस देखो, जैसे जैसे लाइट दूर जा रही है ना सेंटर से, तो आप देख रहे हो एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ रहा है, जिससे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ रहा है। एक टाइम पे आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल हो जाता है किसके, क्रिटिकल एंगल के। उसके पे लाइट ऐसे जाएगी। इससे ज्यादा अगर एंगल करोगे तो लाइट बाहर नहीं जाएगी, अंदर ही आएगी। लाइट बाहर नहीं जाएगी, अंदर ही आएगी। इसको मैं दोबारा से समझाता हूँ आपको, ये टैंक थोड़ा बड़ा लेके फिर एक्सप्लेन करता हूँ, बहुत आसानी से आप समझ जाओगे इस चीज को। वेट करो, इसको रब कर दूं मैं बस। सॉरी। तो देखो बेटा, मैंने आपको कहा था कि सपोज एक टैंक है, टैंक छोड़ो, मैंने ऐसे ही सीधा ले लिया। सपोज यहां तक ये पानी भरा हुआ है सारे में, ठीक है, और यहां जो है आपने रखा हुआ है एक बल्ब, ये बल्ब रखा हुआ है आपने। अब इस बल्ब की कहानी को जरा ध्यान से देखो। अब देखो, जो रे सीधी जाएगी वो तो एज इट इज निकल जाएगी। अब कोई रे ऐसे गई, कुछ ना कुछ यहां एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाएगी और बेंट होके बाहर निकलेगी, हमें दिखेगी। फिर जैसे जैसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते रहेंगे, एक टाइम पे बेटा हमारा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो इक्वल हो जाएगा किसके, क्रिटिकल एंगल के। हमने पढ़ा है ना, क्रिटिकल एंगल के इक्वल हो जाएगा। जब इक्वल होगा तो उस टाइम पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होगा और लाइट ऐसे जाएगी। ले अब इसके बाद वाली लाइट रेज देखो, क्या पानी से बाहर जा पा रही है, ये नीचे पानी है, क्या पानी से बाहर जा पा रही है। इसके बाद वाली लाइट रे देखो, इसके बाद एक लाइट आती है, मान लिया वो यहां टकराती है पानी की सरफेस पे, यहां टकराती है। यहां आपका एंगल क्या हो जाता है, ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो क्या ये बाहर जाएगी, नहीं, यहां टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, लाइट वापस पानी में आ जाएगी, बाहर नहीं गई। अगर लाइट बाहर ही नहीं गई तो यहां किसी को दिखी ही नहीं वो, समझ रहे हो, यहां किसी को वो लाइट दिखी ही नहीं। तो इसका मतलब बाहर वाले बंदे को कहां तक की लाइट दिखेगी, अगर हम सेंटर से लेके चले तो सेंटर से इतनी दूर तक की लाइट जो है बंदे को दिखेगी, इसके बाद लाइट दिखनी बंद हो जाएगी, समझ गए। सेम इस सेंटर से इतनी ही डिस्टेंस इधर तक भी लाइट दिखती रहेगी, और ये 360 डिग्री के एंगल पे होगा, क्योंकि एक बल्ब हमेशा 360 डिग्री के एंगल पे हर डायरेक्शन में लाइट भेजता है। तो आप देख सकते हो, अगर आप यहां से यहां तक की रेडियस मान लो, कितनी, इसको रेडियस मान लो अगर आर, तो इस आर रेडियस के सर्कल पे पानी के अंदर हमें लाइट मिलेगी, इस सर्कल से बाहर कोई लाइट नहीं मिलने वाली। ये चीज समझ में आई, क्लियर है। दैट मीन्स हमारा जो ये बल्ब है इस डायग्राम में, ठीक है, जो सीधी लाइट जाएगी बल्ब से वो तो बाहर जाएगी ही, लेकिन एक टाइम पे आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस जब क्या हो जाएगा, क्रिटिकल एंगल के इक्वल हो जाएगा,
तो उस टाइम पे क्या होगा, लाइट इस तरह से चली जाएगी, इसके बाद आपको कोई लाइट नहीं मिलने वाली बाहर। सेम ऐसे ही इस तरफ भी होगा बेटा। यहां पे मान लिया आपका एंगल इस पॉइंट पे क्या हो जाता है, क्रिटिकल एंगल के इक्वल, तो लाइट इसके बाद हमें बाहर जानी बंद हो जाएगी, लाइट बाहर नहीं मिलेगी। तो एक तरह से ऊपर एक सर्कल बन गया 360 डिग्री के एंगल पे, क्योंकि लाइट जा रही है, तो पानी में इतने सर्कल के अंदर हमें लाइट मिलेगी, इस सर्कल से बाहर लाइट नहीं मिलेगी। तो हमें सिंपली क्या करना है बेटा, इस सर्कल का एरिया निकालना है। सर्कल का एरिया क्या होगा अब, पाई आर स्क्वायर, है ना। सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। तो इसका मतलब अभी हमें इस सर्कल की क्या निकालनी पड़ेगी, फिर रेडियस निकालनी पड़ेगी। तो चलिए सर्कल की रेडियस निकाल लेते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया सारा। तो हमें इस सर्कल की रेडियस निकालनी पड़ेगी। तो चलिए, तो यहां से अगर मैं ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, यहां पे इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं ए। ठीक है, अब देखो यहां अगर ये एंगल क्रिटिकल एंगल के इक्वल है हमारा, तो ये एंगल भी क्रिटिकल एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि नॉर्मल और ये लाइन पैरेलल है, तो ये दोनों एंगल क्रिटिकल एंगल होंगे। क्लियर है। अब मुझे पता है, इसको मैं मान लेता हूं पॉइंट ओ, ये पॉइंट ए और ये मेरा पॉइंट बी। ठीक है, अब मैं यहां से सॉल्व कर सकता हूं सारा, क्योंकि मुझे पता है पॉइंट बी पे अगर मैं क्रिटिकल एंगल वाला फॉर्मूला लगाऊं, तो मुझे पता है क्रिटिकल एंगल वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा मटेरियल का, इट इज इक्वल टू 1/sin ऑफ आईसी, यही है। तो इसका मतलब मुझे यहाँ साइन ऑफ आईसी की वैल्यू पुट करनी है, इसकी वैल्यू पुट करनी है मुझे, साइन ऑफ आईसी की वैल्यू पुट करनी है। तो हमें क्रिटिकल एंगल वाला फॉर्मूला ये पढ़ा है हमने बेटा, टीआईआर वाला जब टॉपिक किया था, तो उसमें फॉर्मूला पढ़ा था ना, म्यू इक्वल होता है 1/sin ऑफ द क्रिटिकल एंगल। तो अब साइन ऑफ आईसी निकाल लेंगे हम। क्या निकाल लेंगे, साइन ऑफ आईसी। थोड़ी स्पेस बना लेते हैं, ठीक है। क्या निकाल लेंगे हम, साइन ऑफ आईसी निकाल लेंगे। पहले बेटा मैं थोड़ा सा रब कर देता हूं बोर्ड को। चलिए, तो ये बोर्ड लगभग रब हो चुका है, ठीक है। तो हमें जो है बेटा किसकी जरूरत है, साइन ऑफ आईसी निकालने की जरूरत है। तो कैसे निकलेगा देखो, तो साइन आईसी कहां से निकाल लेंगे हम, ट्रायंगल ओ ए बी से। ये ट्रायंगल नजर आ रही है ओ ए बी, यहां से हम साइन ऑफ आईसी निकाल लेंगे। तो साइन ऑफ आईसी, साइन आईसी, साइन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो लगा लो, परपेंडिकुलर क्या होगा, एंगल के सामने क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर। तो ये परपेंडिकुलर हो गया आपका ए बी, दिस इज योर परपेंडिकुलर ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या हो गया, ओ बी, ए बी अपॉन ओ बी। तो ये आ गया आपका साइन ऑफ आईसी, ए बी अपॉन ओ बी। तो सॉल्व कर लेते हैं। तो साइन ऑफ आईसी इक्वल आ रहा है ए बी अपॉन ओ बी। तो ए बी एज इट इज, और ओ बी किसके इक्वल होगा आपका, देखो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। ये हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल होता है, अंडर रूट ऑफ परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि ए बी का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर यानी कि ओ ए का स्क्वायर। तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगी और ओ बी की वैल्यू मैंने पुट कर दी यहाँ पे, ठीक है। तो फर्दर साइन ऑफ आईसी बेटा आपका यहाँ से बन जाएगा ए बी। ए बी आपका क्या है, रेडियस, यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या होगी उस सर्कल की, रेडियस जो भी समझाया था आपको, अपॉन अंडर द रूट ऑफ, यहां आएगा आर स्क्वायर प्लस ओ ए। ओ ए किसको रिप्रेजेंट करता है, आपका एक्चुअल डेप्थ को, जो कितना है 80, है ना, कितना है 80 सेंटीमीटर, है ना। ओ ए आपका एक्चुअल डेप्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है एक तरह से, जो कितना है आपका 80 सेंटीमीटर है बेटा। कितना है ये, ओ ए 80 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो क्या बनेगा, 0.8 का स्क्वायर, है ना। 80 सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट करो तो 100 से डिवाइड करोगे, 100 से क्या करोगे डिवाइड, तो 8/10 आएगा यानी कि 0.8। तो ये सॉल्व कर लेना। तो ये साइन आईसी की वैल्यू आ गई। ये वाला जो एक्सप्रेशन आया साइन आईसी का बेटा, इसको पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। यहां पुट करोगे तो आपके पास बनेगा म्यू इज इक्वल टू 1/sin ऑफ आईसी। साइन आईसी कितना आया आपका
आर अपॉन अंडर द रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस 0.8 का स्क्वायर, यही आया देखो। ठीक है, तो बस म्यू की वैल्यू आपको पता है कितनी दी है हमें, म्यू की वैल्यू 1.33 है ना, म्यू हमें गिवन है कितना है 1.33, तो यहां से आपके पास बन जाएगा ये 1.33 इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस 0.8 का स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है बेटा, आर को इधर ले जाओ तो बनेगा 1.33 टाइम्स ऑफ आर इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस 0.8 का स्क्वायर। अब तो एक मैथमेटिकल इक्वेशन है, दोनों तरफ स्क्वायर करो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, कैलकुलेट कर लो सारा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करके सॉल्व कर करा के आपके पास आर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आर। कितना आएगा सॉल्व कर करा के आपके पास आर? यहां से अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा? आर आ जाएगा, और आर आ गया तो बाकी की सारी चीजें अपने आप ही ऑटोमेटिकली जो है निकल आएंगी। तो आर आपका आएगा यहां से सॉल्व कर करा के 0.91। आप सॉल्व कर लेना बेटा, कितना आएगा आर? 0.91 मीटर। ठीक है, तो मीटर में निकल आएगा आंसर, 0.91 मीटर आपका आर आ गया। और आर अगर आपको पता लग गया तो एरिया पता लग जाएगा। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अब पाई की वैल्यू आपको पता है 3.14 और आर की वैल्यू 0.91, इसका स्क्वायर। सॉल्व कर लो इसको तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2.61 मीटर स्क्वायर। तो दिस इज द एरिया। ठीक है, ये क्या आ गया आपका? एरिया। तो कितना एरिया कवर करेगा पानी के ऊपर लाइट? 2.61 मीटर स्क्वायर। इतने एरिया में से ही लाइट मिलेगी कि अगर ये पानी का टैंक है तो इसके ऊपर ये इतना एरिया कवर होगा सर्कुलर, जिसमें से लाइट निकलेगी, बाकी लाइट हमें नहीं मिलने वाली बल्ब से। ठीक है, इतने पोर्शन में लाइट मिलेगी, इतने एरिया में सर्कल में। ठीक है, तो क्लियर है जी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है जी, आ गया सबको समझ में? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इससे पहले कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करें, मैं आपको बता दूं कि आज की क्लास में इतना ही होने वाला है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसे मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करूंगा। आज की वीडियो थोड़ी लेंथी हो चुकी है, तो आज हमने एनसीईआरटी के फर्स्ट 5 क्वेश्चन सॉल्व किए। फर्स्ट 5 में से हमने सिर्फ रिफ्रैक्शन वाले क्वेश्चन सॉल्व किए हैं बेटा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व किए जाएंगे, लेकिन इसमें आपके रिस्पॉन्स का इंतजार रहेगा। अभी मैंने सिर्फ यही कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, आप लोग अपना रिस्पॉन्स दें। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में आप नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे से पूछें। अगर मेरे पास अच्छा रिस्पॉन्स आता है, मेरे पास बहुत व्यूज इस वीडियो पे आते हैं, तो पक्का नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैं सॉल्व करूंगा और उनकी वीडियोस बना के अपलोड करूंगा। ठीक है, वीडियोस मैं बना लूंगा, लेकिन आप लोगों के रिस्पॉन्स आने के बाद मैं उनको अपलोड भी करूंगा। तो आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। अगर आपको लगता है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए तो नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि जितने ज्यादा मेरे पास व्यूज आएंगे, बच्चों के रिस्पॉन्स आएंगे, उससे मैं मोटिवेट होऊंगा और क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। बाय।